हे एवरीवन, दिस इज प्रकाश ठाकुर एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एकेडमी। गाइज, आज हम लोग अगेन सीमेट के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर्स जीके जीएस के आपको दिए हैं और आगे भी कुछ और भी आएंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो जियोग्राफी का होगा। इससे पहले मैंने 2 सेशंस दिए थे जिसमें इकोनॉमिक्स को कवर किया था, एक साइंस का बताया था, और आज ज्योग्राफी का करेंगे और एक और ज्योग्राफी करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और भी जितना हो सकता है आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा सकूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खास करके वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के जो आने की पॉसिबिलिटी हो आपके एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो, पूरा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है अभी 2-4-10 दिन में। इसके लिए आप एनुअल पैकेज जो है ना मेरा ज्वाइन कर सकते हो अब अगले सेशन में। इस साल तो अब जाने दो, नेक्स्ट सेशन से मेरा यही रिक्वेस्ट है सबके साथ कि भाई एनुअल पैकेज आप ज्वाइन करो, जिससे क्या होगा 1 ईयर में आप बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे, 100% भी ला पाओगे। अभी बहुत कम टाइम में इट्स डिफिकल्ट, तो हम लोग अभी इंपॉर्टेंट वाले जो पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी क्या होगा, सभी जियोग्राफी के हैं। और आई होप मेरे हिसाब से कि आप देखो एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपने इसके जो बेसिक्स है ज्योग्राफी के वो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ये भी नहीं किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो प्लीज आप इसके बेसिक्स कर लो। और अपकमिंग देखो मैं है ना 10 जून को 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो है ना किस सब्जेक्ट के कराऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप सब लोग आपका जो भी थियरी बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन के उसे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, रिवीजन करके आना है, ताकि जब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा 100 क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आप अच्छे से सब चीजों को कवर कर पाओगे। और अगर आपने ये पढ़े ही नहीं होंगे, रिवीजन नहीं किया होगा, तो फिर आपको हार्ड लगेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये 10 जून को शाम को 6:30 में लूंगा ये सेशन में, और आप सबको उस टाइम ऑनलाइन आना है, आप सबको ऑनलाइन आना है, और ताकि आप सेम टाइम में क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे मुझे कमेंट करके, तो मुझे अच्छा लगेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा एक्चुअल में। तो वो प्रैक्टिस के लिए ही मैं रख रहा हूं कि 100 क्वेश्चंस की एक ही सेशन होगा, टाइम जितना लगे, चाहे 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स लगे, पर 100 क्वेश्चंस तो कवर करेंगे हम लोग। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 जून को शाम को 6:30 बजे तो आना ही आना। चलो अभी हम लोग आज का जो सेशन है वो कर लेते हैं स्टार्ट। देखो, अब आपको क्या करना है, अगेन एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन है आपको कमेंट करके आंसर देना। ये मेरे भरोसे मत बैठो, क्योंकि अभी मैं तो सारे आंसर बताऊंगा, बट उसके लिए वेट नहीं करना। प्लीज क्वेश्चन देखते कमेंट करो, आपको अपनी प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए ला रहा हूं, ठीक है। तो आप कमेंट करके आंसर्स बताइए, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। फिर एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट है कि सर एक्सप्लेन करने में टाइम चला जाता है, आप बस आंसर बताते जाओ, हमारा प्रैक्टिस करवा दो, ऐसा। इसलिए मैं प्रैक्टिस के लेवल पे ले जा रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम जितना होगा उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बस क्लियर हो जाए, डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो। तो आई होप आपके आंसर्स आ गए होंगे अब तक। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन के पास क्या हो रहा है, ऐसे राउंड में अलग अलग प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जो है ना वो कौन सा है। तो चलो, इसका राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो है ना सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए। द 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो, आपको इनमें बताना है कौन से 4 लार्जेस्ट प्लैनेट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा वो पहले नंबर पे होगा, उससे जो छोटा होगा वो सेकेंड नंबर पे होगा, उससे जो छोटा होगा थर्ड नंबर पे होगा, उससे जो छोटा होगा 4th नंबर पे होगा। तो ये इस तरह से बताना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, बड़े से छोटा, 4 लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, ऐसा करके होगा। तो आपको यही रखना है कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, ऐसा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना ही टाइम मिलेगा आपको आंसर सोल्व करने के लिए। चलो अब मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखो, इसका राइट आंसर है सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे जो बिगर वाला है वो है जुपिटर,
उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आता है, सेकेंड लार्जेस्ट में सैटर्न, फिर क्या आता है यूरेनस, और फिर क्या आता है नेपच्यून। तो ये चारों सबसे बड़े हैं, सबसे बिगर ये, उसके बाद ये, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना था। इसके लिए आपको सोलर सिस्टम पता होना चाहिए, सारे प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो सही आंसर दे पाओगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आप लोग आंसर देना शुरू कर दो भाई, आप आंसर दो। द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मर्क्यूरी इज आर। मर्क्यूरी के कितने सैटेलाइट्स हैं, आप कमेंट करके आंसर दो। सैटेलाइट क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो हर एक प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व होते हैं ना, इसके चारों तरफ ऐसे कौन घूमता है, मून। इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक घूमता है, उसको क्या कहते हैं, मून कहते हैं। तो इसी को कहते हैं सैटेलाइट। ये जो मून है अर्थ का, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैटेलाइट कहेंगे। अब सैटेलाइट ना दो होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, जो बाय नेचर के हिसाब से बना होता है, और आर्टिफिशियल जो हम लोग भेजते हैं, ह्यूमन भेजते हैं। तो फिलहाल ये नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी के कितने सैटेलाइट होते हैं ये आपको बताना था। चलो इसका राइट आंसर है 0। मर्क्यूरी के एक भी सैटेलाइट नहीं, मर्क्यूरी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमने वाला एक भी प्लैनेट या मून नहीं है। सैटेलाइट्स को हम नेचुरल लैंग्वेज में मून भी बोलते हैं, राइट। तो नेचुरल वाला मून है। आर्टिफिशियल आपको पता होगा, इनसेट, ए, बी, ऐसा बहुत सारे जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, वो सारे जो यहाँ से साइंटिस्ट भेजते हैं ना, वो सैटेलाइट होते हैं आर्टिफिशियल। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट। आपको इसमें बताने कौन से प्लैनेट है जिनके कोई सैटेलाइट नहीं होता है। अगेन आपको कमेंट करके आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बताओ। आपको आंसर बताना कमेंट करके, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करो, आपको आंसर बताना है। ओके तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरी। देखो अभी हमने पढ़ा था, ये मर्क्यूरी और वीनस, इनके क्या होते हैं, कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। इनके कैसे होते हैं, 0 सैटेलाइट। मतलब इन दोनों प्लैनेट के चारों तरफ कोई भी दूसरा जो है ना मून या फिर प्लैनेट्स नहीं रिवॉल्व करते, नहीं घूमते हैं, इसलिए इनके कोई सैटेलाइट नहीं होते हैं। ये लर्न कर लेना, इन दोनों के एक भी सैटेलाइट नहीं होते, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। आप कमेंट करके आंसर देना शुरू करो। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। सन के सबसे नजदीक में कौन सा प्लैनेट है, यानी कि अगर यहाँ पे सन होगा तो इसके बाद में सबसे पहले रॉ में जो इसके चक्कर लगा रहे हैं ना, यहाँ पे ये कौन सा प्लैनेट है, इसके नेम बताने अपने को। जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे पहला वाला प्लैनेट कौन सा होता है, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। ओके चलो, तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरी। सन के सबसे पहले नंबर पे जो प्लैनेट होता है उसका नाम क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका राइट आंसर है 5th का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको आंसर देना कमेंट करके शुरू करो। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको बताना है कि सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइट यानी कि सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, इनमें से आपको बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सबसे। ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, दूसरे एग्जाम्स में भी आता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि ये जो क्वेश्चन सीमेट में आते हैं वो दूसरे में नहीं आते। सीमेट जैसा जीके के क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। कुछ लोगों को ऐसे क्वेश्चन एसएससी में मिलेगा तो आप बोलोगे ये एसएससी के क्वेश्चन है क्या सर। भाई सेम चीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एसएससी में भी आता है। तो क्या उसमें आसमान से तारे, चांद, मतलब चांद तारे तोड़ के थोड़े लाएंगे, क्या लाएंगे, यही क्वेश्चन होता है जो जेन्युइनली क्वेश्चन है। तो ये सीमेट में भी आते हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी आता है, पर अभी मैं सीमेट कंसर्न से करवा रहा हूँ, दूसरे एग्जाम के हिसाब से नहीं, बट आ सकते किसी और भी एग्जाम में, ठीक है। तो चलो इसका राइट आंसर क्या है, वीनस। सबसे ब्राइटेस्ट, ये याद रख लेना भाई, सबसे ब्राइटेस्ट वाला जो प्लैनेट है हमारा वो वीनस है। ये सबसे ज्यादा ब्राइट करता है यानी चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखो। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम में सबसे जो गर्म वाला प्लैनेट है वो कौन सा है, सबसे हीट वाला प्लैनेट कौन सा है, ये आपको बताना आंसर। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर, जल्दी कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करके।
जल्दी कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका। चलो देख लेते हैं राइट आंसर अब। तो इसका राइट आंसर है वीनस। अब देखो होता क्या है, मान लो कि ये सन है, सन के बाद क्या आता है अभी हमने पढ़ा, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, सेकेंड नंबर पे आता है मर्क्यूरी, ठीक है। और इसके बाद अगर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग थर्ड नंबर पे, तो यहां पे आता है वीनस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सन के सबसे नजदीक में तो ये है, तो ये क्यों नहीं है सबसे ज्यादा गर्म जबकि ये वाला सबसे गर्म है। तो आपको ऐसा समझना है कि वीनस जो होता है इसमें, इसके गर्म होने के पीछे क्या है ना, ये रहता है अपना ग्लोबल जो वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है ना अर्थ पे, वही इफेक्ट यहां पे भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट होगा यहां पे भी। तो यहां हमें यह समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वगैरह, मीथेन, ज्यादातर CO2, इस प्लैनेट पे CO2 बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से यहां ग्लोबल वार्मिंग वाला जो अर्थ पे हो रहा इफेक्ट होता है, यानी कि सन की सारी रेडिएशन यहां पहुंच जाता है। और जो रेडिएशन अंदर तो जाता है हीट के जोन में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं आने देता। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा होता है कि गर्मी जो सन की है ना वो अर्थ के नीचे आ जाता है, पर रिटर्न जब होना होता है ना रात के टाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस गर्मी को रिटर्न नहीं होने देता, रोक लेता है। यही चीज यहां हो रहा है, इसलिए ये सन के मतलब सबसे नजदीक नहीं है। मैं एकदम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा हूं यहां, अब ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस बना रहा हूं मैं, कहने का मतलब है इसके तो बाद होता है ये। तो लोगों के मन में आता है कि पहले नंबर पे मर्क्यूरी है, तो फिर ये सबसे जो हीट वाला है वो वीनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग वाला इफेक्ट होता है, यहाँ कार्बन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी अंदर, देखो मान लो ये कार्बन की एक लेयर है, हीट एंट्री मान लेता है लेकिन एग्जिट नहीं कर पाता कार्बन लेयर की वजह से, जिसके वजह से ये सबसे हीट वाला प्लैनेट हो जाता है। जबकि सबसे नजदीक में तो ये है, होना ये चाहिए था अगर सन से खाली गर्मी से होता तो, बट यहां दूसरा इफेक्ट है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ये आता है और बाद में ये वीनस वाला जो है ना वो आता है। तो चलो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विच प्लैनेट इज नोन एज बिग एज अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। एक और बात इसमें पूछते हैं कि जो है ना अर्थ का जो है ना एक तरह से जुड़वा बहन बोलते हो ना जिसे आप, वो कौन सी प्लैनेट है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसको इंग्लिश में ट्विन कहते हैं, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज अ ट्विन ऑफ अर्थ, अर्थ की जुड़वा भाई बहन जो समझ लो, कौन सी प्लैनेट है वो, या फिर कौन सी प्लैनेट एज बिग एज अर्थ, मतलब अर्थ के अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट में है, वो पूछ लेते। तो दोनों का एक ही आंसर आएगा, जब ट्विन पूछेगा तो भी एज बिग एज। तो आप कमेंट करके आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर है वीनस, इसमें भी क्या होगा, वीनस होगा। ये प्लैनेट अर्थ के साइज के नियर अबाउट का है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, वीनस आएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड, ठीक है। भाई सन का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, देखो जैसे सन भी होता है ना, तो सन में भी यहां क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कॉन्वेक्शन वाला होता है जोन, ठीक है। यहां कॉन्वेक्शन जोन होता है और यहां पे रेडिएशन जोन बोल सकते हो आप, रेडिएशन जोन, कॉन्वेक्शन जोन। और इसके बाद यहां पे जो है ना इसका यहां जो लेयर आएगा उसको ही कहते हैं सन का सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। और सरफेस टेम्परेचर को फोटोस्फेयर भी कहते हैं। एक कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फोटोस्फेयर जो है ना किसे कहते हैं, तो सन का जो सरफेस जिसे हम कहते हैं ना उसे क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। तो ये तीन लेयर तो सन के अंदर है, बाहर यहाँ फोटोस्फेयर, इसके बाद और भी होता है, सबसे लास्ट वाले को कोरोना बोलते हैं, बट अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। इसका राइट आंसर ये होगा 6000, अप्रोक्सीमेटली 6000 जैसा होता है इसका राइट आंसर। तो क्या होगा, कोर, रेडिएशन जोन, कॉन्वेक्शन जोन, और उसके बाद क्या होगा, फोटोस्फेयर यानी कि बाहर वाला जो लेयर है, और इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 6000 के जैसा रहता है। इसके आगे और बढ़ जाता है, कोरोना वगैरह में तो बहुत बढ़ जाता है, बट वो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उतना डीप में आपको एक्सप्लेन करूं।
वो डीप वाला एक्सप्लेन बाद में करेंगे जब टाइम होगा, अभी कम टाइम में। बस समझो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6000। ये लेयर्स होता है और ये वाले लेयर को फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका टेम्परेचर 6000 होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। देखो इसका मतलब ये हुआ, आपको होमवर्क में सन जो है ना, सन्स के लेयर के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, तो शायद क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे। सन के लेयर के बारे में जितने भी लेयर्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, 3 तो मैंने बता दिया, उसके आगे भी लेयर्स। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, देखो तो आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना कहते हैं, सबसे लास्ट लेयर होता है। ऐसे सन है, ठीक है, मतलब सन के अंदर कोर समझो, फिर अगला लेयर हो गया रेडिएशन वाला, ये हो गया कॉन्वेक्शन वाला, इसको ही फोटोस्फेयर कहते हैं। फिर यहाँ पे एक ऐसा लाइन ऐसा रहता है हल्का, ये सब कब दिखता है, जब ना हमारा सूर्य ग्रहण होता है तभी ये दिखता है। और इसके बाद भी एक होता है जिसको कोरोना कहते हैं। तो ये लेयर नहीं होता एक तरह से पूछोगे तो, बट लेयर ये 3 मेन लेयर होते हैं। बट अगेन हम उसको बोल सकते हैं, सबसे लास्ट वाले को क्या कहते हैं, कोरोना, जहां बहुत ज्यादा हीट होता है। तो ये जो 3 के बाद के लेयर है ना, ये कब दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तब सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ही ये दिखते हैं। ऐसे आंखों से देखने पे ये जो बाहर के लेयर है वो नहीं दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना। इसको लर्न कर लो, अब लास्ट मोमेंटम इतने यही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइट ऑफ द सन टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच टू अर्थ। चलो सन का जो लाइट है अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। चलो मैं राइट आंसर बता देता हूं, 8 मिनट और 20 सेकेंड्स अप्रोक्स में लगता है। ठीक है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड अप्रोक्स में लगता है। इसमें भी देखो एक ऐसा होता है जैसे सन है, राइट, सन, तो इसके चारों तरफ जब अर्थ ऐसे घूमता है ना, ऐसे जब राउंड अप करता है, तो एक टाइम आता है जब अर्थ सन के नजदीक में होता है, नियर में होता है, और एक टाइम आएगा मान लो जब सन के दूर होगा। तो जब नजदीक और दूर, नियर वाला होता है एक, ठीक है, और एक क्या होता है, डिस्टेंट में होता है। तो जब डिस्टेंट में होगा तो इतना अप्रोक्सीमेटली, जब नियर में होता है तो 8.66 सेकेंड्स जैसा समथिंग लगता है। जब सन के नजदीक में अर्थ होगा तो इतना, और जब दूर होगा तो इतना, या 8.16 भी, 66 को आप 8.16 भी बोल दोगे तो चल जाता है, इतना लगेगा। जब दूर होगा तो 8 पॉइंट या 8 मिनट्स और 20 सेकेंड के नियर अबाउट रहता है। तो एवरेज 8.20 बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाता है, सन का 2 अलग अलग सिचुएशंस बनते, राइट। इसी को एक को कहते हैं एपहिलियन, एक को पेरिहिलियन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे, जल्दी से इसका आंसर बताओ, मैं आ रहा हूं, जल्दी से आंसर बताओ इसका कमेंट करके।
चलो ठीक है, अभी आप लोगों ने आंसर दिया इसका। हाँ, मैं थोड़ा दो मिनट के लिए बाहर चला गया था पानी पीने, इसमें लेट हो गया। चलो आप सबका आंसर आ गया होगा, मैं इसका राइट आंसर पे ला देता हूँ अभी आपको। देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जा रहा है, टाइड्स। यही क्वेश्चन था ना। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, टाइड्स। क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून एंड द सन। तो मून और सन का जो ग्रेविटी जो होता है ना, उसके वजह से क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। वो जो लहरें उठती है ना, आपने देखा होगा ऐसे, ये टाइड्स किसके वजह से आते हैं, मून और सन के ग्रेविटी के वजह से आते हैं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब ये क्वेश्चन कमेंट करके जल्दी बताओ आंसर। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है ना, वो कितने डिग्री पे टिल्टेड है, हमें ये बताना है आंसर आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखो इसका राइट आंसर है ए, 23.5, या फिर ऐसा लिखा रहता है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। यानी कि जो अर्थ है ना हमारा, वो ऐसा सीधा नहीं है, वो हल्का सा ऐसा टेढ़ा है। 23.5 डिग्री पे क्या है, ये टिल्टेड है, राइट। तो ये हो गया आपका ए, इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बीच में थोड़ा टाइम हो गया था, बट आई होप आगे हम कंटिन्यू पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस। कितने टाइम में ये जो अर्थ है, देखो अभी हम लोग डिस्कशन यही कर रहे हैं, ये जो अर्थ है हमारा 23.5 डिग्री टिल्टेड, ये एक चक्कर कितने टाइम में लगा लेता है। मतलब अगर ये ऐसे करके एक बार घूमे तो अर्थ एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि एक राउंड लेने में, एक बार एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगाता है, तो मैं उसके हिसाब से आगे करूं। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर है ये 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.9 सेकेंड के अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है। ये जो टाइम होता है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं साइड्रियल डे। इसको क्या कहते हैं, साइड्रियल डे कहते हैं। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मान लो कि हमारा ये सन है, राइट, ये सन है हमारा, इसके चारों तरफ जो है ना, मान लो यहां अर्थ है, इस पॉइंट पे ये अर्थ है। अब ये थोड़ा टेढ़ा है और ये इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो ये ऐसे आएगा, तो एक चक्कर इसे कहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये ऐसे गोल घूम के यहां पे आता है ना, तो ही हो जाता है 360 डिग्री राउंड। और आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है उसको एक चक्कर लगाना, यानी कि हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री। तो यहां जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहां से यहीं पे 360 डिग्री हो जाता है, और यहां तक होने में टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। और ये यहां तक आ जाए ना, अगर ये यहां तक आ जाए तो फिर इसमें लगता है 24 आवर्स जैसा टाइम। तो इसलिए हमारा वन डे कैसा होता है 24 आवर्स का। लेकिन अगर एक चक्कर लगाने की बात हो तो एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री कहते हैं उसे, वो यहीं पे पूरा हो जाता है। तो इसका आंसर ये होता है। इसका एक और क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि साइड्रियल डे कितने दिन टाइम का होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 24 आवर लगता है, इसका नाम है सोलर डे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सोलर डे। क्लियर? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, डेज एंड नाइट्स आर सिमिलर हेयर। कौन से जगह पे डे और नाइट सिमिलर होते हैं, पोल्स पे, और ये है मेन टाइम जोन पे, अंटार्कटिका पे, इक्वेटर पे। कहां पे सिमिलर डे एंड नाइट होते, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या होता है, डे एंड नाइट आर सिमिलर होते हैं। जैसे इक्वेटर कहां होता है, देखो ये, इसको कहते हैं इक्वेटर। इसका क्या नाम है, इक्वेटर, राइट। तो इसको इक्वेटर कहते हैं। अब हमें यहां ये समझना है, देखो मान लो कि ये हमारा सन है, राइट। अब ये सन के चारों तरफ इसे राउंड राउंड घूमना है, तो ये ना एक टाइम आता है, ये एक टाइम आता है जब ये ऐसे टेढ़ा जरूर होता है, लेकिन एक टाइम आता है जब ये कुछ यूं हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और इस सिचुएशन में देखो, इधर सन का लाइट आएगा तो इधर क्या होता है, डे, और इधर क्या होता है, नाइट, राइट।
ये होता है डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट क्या होगा, इक्वल इक्वल हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, डे एंड नाइट आर सिमिलर हेयर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि इक्वेटर पे डे और नाइट क्या होते हैं, सेम हो जाता है यहाँ पे। यही बात आपको समझना है। इसके पीछे देखो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि उतने डीप में हम लोग डिस्कस करें। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, What is सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है, कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, मिटियोर है या ब्लैक होल है, ये आपको बताना, जल्दी से बताओ। देखो ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर है, स्टार के ऊपर। स्टार का जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, लाइफ, स्टार के लाइफ के बारे में होता है, कैसे बनता है, कैसे एंड होता है, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताओ। देखो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक होल। एक्चुअल में क्या होता है, देखो जब स्टार होता है ना, एक स्टार का जब एंड होता है, मान लो ये स्टार है, इसका जब एंड होगा तो क्या होगा, एंड होने टाइम में ब्लास्ट होता है, उसी ब्लास्ट को कहते हैं सुपरनोवा। अगर कोई स्टार सन से 2 या 3 टाइम बड़ा हो, 2 या 3 टाइम्स ग्रेटर हो ना, या सन जैसे भी स्टार हो, तो इसका क्या होगा, सुपरनोवा ब्लास्ट होगा। तो ये जब सुपरनोवा ब्लास्ट होता है, इसके बाद ये क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल लेकिन तब बनेगा जब ना उसका मास, जो भी स्टार होगा उसका मास कम से कम 2 से 3 टाइम ज्यादा हो सन के, तो ब्लैक होल बना लेता। नहीं तो इसके बाद व्हाइट ड्रॉप भी बनते, और भी चीजें हैं। तो हमें यहां समझना है सिर्फ इतना, सुपरनोवा बोला तो इसका मतलब उसके बाद क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है यहाँ पे, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या है, व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ। अब यहां आपको बताना कि अर्थ का सर्कमफरेंस कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता दूं, देखो इसका राइट आंसर है 4000 किलोमीटर। अब कैसे होता है, देखो ये अर्थ है, तो डायरेक्टली ऐसा मेजर्ड आपको शायद ना मिले, लेकिन आपको ये तो पता है ना, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो अगर हमें सन का, अर्थ का रेडियस पता चल जाए, तो रेडियस के हिसाब से सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला निकालते हैं, 2πr। तो यहाँ पे इसके रेडियस के हिसाब से 2πr फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू ऑल मीटरोलॉजिकल इंसिडेंट्स ओकर। मतलब कहां पे सारे मीटरोलॉजिकल, जो एटमॉस्फेयर बदलना, बारिश होना, तूफान आना, ये सारा जो है ना, ये कहां पे होता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। ये क्या होता है, जैसे मान लो हम अर्थ पे रहते हैं, तो ये अर्थ है हमारा, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, ठीक है। ये पहला हो गया ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, अलग अलग ये ऐसे करके लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर। तो जो पहला वाला लेयर होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, ये फर्स्ट वाले लेयर को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर सारे ये जो है ना एक्टिविटी होता है, बारिश, बादल, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक चीजें चेंज होता है ना, सारा का सारा एक्टिविटी कहाँ होता है, अर्थ के पहले वाले लेयर में, जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एरोप्लेन वगैरह कहाँ चलता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है। फिर इसके बाद और भी चीजें हो जाएगा, तो आपको यही चीजें याद रख लेना है कि ट्रोपोस्फेयर में ये होता है सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये चीज आपको आने के लिए क्या होता, आपको एटमॉस्फेयर के सारे लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता, तो आप ये आंसर दे पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which gas is found in maximum quantity in lower atmosphere? भाई लोअर एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, या हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है। तो ये आपको पता होगा, सबसे ज्यादा कितना है, नाइट्रोजन है, 78 पॉइंट समथिंग % आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली में। तो ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे। तो आपको क्या करना भाई, कमेंट करते रहो और आप अपना प्रैक्टिस करो, कि भाई आपका प्रैक्टिस होते रहना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट करके, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दो मुझे, इसका आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर।
देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर above earth surface which is located at the height of 8 किलोमीटर from poles and 16 किलोमीटर from equator। तो इसका भी राइट आंसर यही होगा, ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहला जो लेयर है वो इक्वेटर से, यहाँ पोल से 8 किलोमीटर होता है, इक्वेटर से 18 या 16 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 18 किलोमीटर भी लिखा होगा, अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो ये इसका आंसर भी यही होगा, ट्रोपोस्फेयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, तो अभी ये मैं 20 क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके सीमेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस ही आते हैं एक सेक्शन में, लेटेस्ट पैटर्न में। पहले 25 क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए 20 ले रहा हूं मैं। आगे कुछ टाइम के बाद, यानी कि 10 जून से अप्रोक्सीमेटली मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब्जेक्ट वाइज एक लेक्चर में 100 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, बट 10 जून से अभी जितना हो सकता है करवा रहा हूं, आप लोग इतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो मेरे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के जो सीरीज चल रहे हैं उसके भी सारे लेक्चर्स आप अटेंड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा उसके प्रॉफिट मिलने वाले एग्जाम में। तो चलो आज इतना ही, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।